नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज अगली क्लास लेकर हम आप सभी के लिए आए हैं, जिसमें हमने जैसा कि कहा था कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 के लिए हम लगातार अपनी जो क्लासेस हैं वो डालते रहेंगे। और टारगेट जो हमारा बैच रहेगा वो संविदा शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती रहेगी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि अगस्त माह में जो मेंस की परीक्षा होगी वो संभावित जो है आयोजित हो सकती है। इसके लिए हम आज से, क्योंकि पर्याप्त समय है, यदि हम आज से मेहनत करेंगे तो हम जितना भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए आप जो कल की क्लास थी उसको आप देखिए, उसमें जो परिभाषाएं मैंने लिखाई थी उनको आप नोट करिए और उनको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। क्योंकि कोण जब भी निकालेंगे आप, कोण के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ये उसका टॉपिक भी है। तो आप कोण के बारे में जितना भी कल पढ़ाया गया है उसको आप एक बार देखिए और सभी परिभाषाओं को समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कोण के अगले आगे क्या जो पढ़ाया था, मैंने कल बताया था कि आज मैं आपको उससे संबंधित कुछ प्रमेय लिखाऊंगा, कुछ निष्कर्ष रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि जब भी आप कोण निकालेंगे, सवाल में जब भी आपको कोण निकालने के लिए बोला जाएगा, तब आपको इन प्रमेय की जो कल कोण लिखाए थे, चाहे वो शीर्षाभिमुख कोण हो या संगत कोण, एकांतर कोण, जितने भी कोण कल हमने बताए थे आपको कि क्या उनकी परिभाषा होती है और एक सामान्य जो उनका परिचय था वो मैंने आपको कल दे दिया था। आज हम कोण के आगे चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रमेय हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमेय। पहले जो प्रमेय रहेगी, प्रमेय 1, वह होगी कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, खड़ी हो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री होता है। अब इस प्रमेय को समझना है। प्रमेय क्या है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोण। कौन से कोण? आसन्न कोण। इसके बारे में हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि आसन्न कोण किसे कहा जाता है, आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं, विकर्ण किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, सभी के बारे में मैंने कल परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाई है। आप कल का वीडियो उसमें देखकर आसानी से समझ सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इन सब का नाम आप आगे लगातार सुनते रहेंगे और आपको समझ में तभी आएगा जब इसके बारे में आप जानते होंगे कि आसन्न कोण कहते कैसे हैं, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। तो अब हम देखते हैं पहली प्रमेय जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार के बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारी पहली प्रमेय हो गई है। इससे हमारे बहुत सारे सवाल रहेंगे कोण के, जो हमें इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोण के सवालों में बहुत ही जो है मुख्य भूमिका निभाएगी। जैसे एक रेखा ये हो गई है रेखा, कल हमने परिभाषा बताई थी कि रेखा जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है, कोई भी एक रेखा है या रेखाखंड है, कोई भी है, उस पर एक किरण है, यानी एक किरण किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें मालूम होता है लेकिन आखिरी बिंदु हमें मालूम नहीं होता है। तो किसी भी रेखा पर कोई जब किरण खड़ी हो, अब कैसी भी स्थिति में खड़ी हो सकती है, इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम उसको बना सकते हैं, ऐसे भी हम उसको बना सकते हैं। तो ये जो किरण होगी तो दोनों तरफ के ये जो कोण होंगे, इन कोणों को ही आसन्न कोण कहा जाता है। आसन्न कोण हमने कल बताया था। आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब कोई एक बिंदु, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, बाकी दो भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उन दोनों भुजाओं, उभयनिष्ठ भुजा से उन दोनों भुजाओं पर बनने वाले जो कोण होते हैं वही आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न मतलब लगे हुए, एक दूसरे से लगे हुए जो कोण होते हैं वही आसन्न कोण कहलाते हैं। सरल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारी जो प्रमेय है उसके अनुसार क्या है कि जो जब एक रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो बनने वाले दोनों आसन्न कोण यानी x प्लस वाई, इन दोनों का जो योगफल होगा वह 180 डिग्री होगा।
कितना होगा 180 डिग्री। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। आपने भी कई सारे सवाल लगाए होंगे जिसमें इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ी होगी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब हम उसको देखते हैं कि कैसे ये हमारे परीक्षा में काम में आएगी। जैसे एक इस प्रकार से आपने कई प्रश्न परीक्षाओं में देखे होंगे, इस प्रकार से दिया रहेगा कि यदि एक कोण 60 डिग्री है तो ये दूसरा कोण कितना होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में कई बार देखने को मिल जाएंगे। जब एक रेखा सीधी रहेगी, उस पर एक किरण बनी रहेगी, एक तरफ का कोण आपको दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ का आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए x का मान कितना होगा, x कितने डिग्री होगा। यदि आपको मालूम है कि इसमें कौन सी प्रमेय लगना है तो आप जल्दी से इसका आंसर लगा सकते हैं। तब आप देखेंगे कि 60 प्लस x, यानी जब भी ये प्रमेय क्या आई है कि इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो फटाक से आसन्न कोणों का योग कर लिया और बराबर कर दिया कितने की 180 डिग्री के। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, इसका हम पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 60, यानी x का मान आपका कितना आ जाएगा 120 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रमेय की मदद से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तमाम प्रश्न आपको इस तरीके की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करें, इसी पर आधारित कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक रेखा है, एक कोण दिया हुआ है, ठीक, एक रेखाखंड है, कोण दिया हुआ है, इस तरफ का एक यदि आपको कोण दे दिया जाए कि एक कोण 140 डिग्री है, एक कोण 140 डिग्री है, तो बताइए ए का मान क्या होगा, यदि ए का मान कितने डिग्री होगा। तब भी आप इसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। आपको सिर्फ गौर ये करना है कि नीचे वाली जो एक रेखा है इसके ऊपर कोई भी किरण, चाहे वो लंबवत खड़ी हो या किसी भी डिग्री पर खड़ी हो, आपको याद रखना है कि ये दोनों आसन्न कोण हैं, दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा। और इस प्रमेय से आप बहुत सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। इसके आगे जो प्रमेय बताएंगे वो भी काम में आएगी, लेकिन ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये मूल है उसका। कोण निकालने के लिए इसको आना आपको जरूरी है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 140 प्लस ए बराबर हो जाएगा आपका 180, और फिर से वही नियम पक्षांतर करेंगे, 140 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 माइनस 140 करेंगे तो ए आ जाएगा आपका 40 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इस तरीके से जो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, एक अजीब आकृति बना दी जाएगी और बीच में कोण पूछे जाएंगे, तब आपको सभी प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए आप उस कोण को निकाल पाएंगे। यदि आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, यदि आपको एक प्रमेय नहीं आती, एक आती है, तब आप उसमें फंस जाएंगे। यदि आपको सारी प्रमेय जो मेन प्रमेय हैं, जो मुख्य नियम है, मुख्य परिभाषा है, यदि आप सब जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से कोण को निकाल पाएंगे। तो ये जो है एक प्रमेय हमारी पहली हो गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी प्रमेय। दूसरी प्रमेय हमारी कौन सी है उसको हम देखते हैं। कल जो कोण हमने पढ़ाए थे, कोण की जो परिभाषाएं थी वो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी कोणों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि वह सभी जो है महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो प्रमेय दूसरी है, इसके बाद जो दूसरे नंबर की प्रमेय है, एक प्रमेय आपने नोट कर ली। अब जो अगली प्रमेय नोट करेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो है, तो क्या है शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, बराबर होते हैं। ये दूसरी प्रमेय है जो आपको कोण निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरी प्रमेय है इसको भी आप नोट कर लीजिए, रख लीजिए। जब भी दो रेखाएं
जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, कल मैंने आपको लिखाया था शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं आप लगातार आप सुनेंगे और इसको आपको आना बहुत जरूरी है। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, यह आप कल की वीडियो में पूरी परिभाषा देख लीजिए। आसन भुजाएं, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण और जितनी भी जानकारी है कोण किसे कहते हैं, रेखाकिरण, सबके बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। पहली मेरी वीडियो थी, इसके बाद आज अगली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमारे पुरानी वीडियो देखकर उसमें सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर आपको एक बेसिक बता देते हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, क्या करती हैं, काटती हैं, उसी को गणित की भाषा में हम प्रतिच्छेद कहना कह देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं। तो जब दो रेखाएं, माना एक रेखा L है, एक रेखा M है, L और M एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, माना कि ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला इधर का कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं। दोनों कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, और इस तरफ का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी ए वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यदि हम इसको नाम दे दें ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इस तरीके से अगर हम नाम दे दें तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा और कोण जो सी होगा कोण डी के बराबर होगा। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब अलग अलग मुंह, एक दूसरे के विपरीत होना। आप इसमें गौर करेंगे कि इसका जो एरो है चिन्ह और इसका एक दर्पण जैसी आकृति से बन रही है, इसके शीर्ष एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं, इसीलिए इसका नाम शीर्षाभिमुख कोण रखा गया है। और दोनों कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार के प्रश्न, अब इसका क्या उपयोग रहेगा, किस प्रकार से इससे हम कोण निकालेंगे, आइए अब देखते हैं। माना एक प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, दो कर्ण आपको दे दी जाएंगी और एक कोई भी कोण आपको यहाँ पर दे दिया गया कि ये 45 डिग्री है। कितने डिग्री हो गया, 45। आपसे कहा गया कि बताइए x, y और z के मान आप बताइए। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। तब आप देखेंगे कि जब x का मान निकालने के लिए हमें पहली वाली प्रमेय का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक रेखा है, उसके ऊपर एक किरण खड़ी हुई है, तब आप याद करेंगे कि सर पहली वाली जो प्रमेय थी वो तो यहाँ पर काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी, ये उसी से हम x का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले वाली जो प्रमेय थी वो क्या थी कि जब किसी रेखा पर एक रेखा हो गई है, जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो आसन्न कोणों का योग यानी x प्लस 45 यानी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं ना। तो अब आप यहाँ 45 को क्या करेंगे, पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45। ठीक है, 180 में से 45 आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर 135 डिग्री। ठीक है, 135 यानी x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 135 डिग्री। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। पहली प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं, ये दूसरे नंबर की प्रमेय हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि पहली जो प्रमेय है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब हम शीर्षाभिमुख वाला कोण हल करेंगे और शीर्षाभिमुख वाले कोण की जो प्रमेय हम लगाएंगे उसमें भी हम पहली जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सभी प्रमेय कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देखेंगे आप कि अब हमें दोनों कोणों का मान पता चल गया है। 45 हमें दिया हुआ था, हमने पहली वाली प्रमेय का इस्तेमाल किया और हमें x का मान निकल आया 135 डिग्री। अब आप देखेंगे कि x का जो है शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, z, यानी x जो है, इसको हम मिटा देते हैं, इस साइड लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जो कोण x है और कोण z, x और z, ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। और 45 डिग्री और कोण y, ये सब क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये बराबर होंगे। यहाँ से हमें x का मान हमने निकाल लिया पहली वाली प्रमेय का इस्तेमाल करके।
तो ये जो दोनों होंगे वो 135 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, जबकि y बराबर सीधा 45 डिग्री ही हो जाएगा। इस तरीके से आपको x का मान, y का मान और z का मान, x y z तीनों का मान आपने यहाँ से आसानी से निकाल लिया है। अब आप देखेंगे, आप खुद मन में सोचिए और विचार करिए कि यदि आपको एक प्रमेय आती है, दूसरी प्रमेय पहली वाली नहीं आती है, तब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया 135, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। इसलिए आप सभी प्रमेयों को आप लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको सभी प्रमेयों को लिखना है, उनका अभ्यास करना है। अभी हम प्रमेय लिखने के बाद हम एक या दो सवाल हम उसके आपको एक उदाहरण के रूप में कराते जा रहे हैं। बाकी जैसे हम सब समझा देंगे, उसके बाद हम इन सब पर आधारित ऐसे सवाल जिनमें सभी प्रमेय का इस्तेमाल होगा, उनसे संबंधित सवाल हम आपको कराएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से इन प्रमेय का प्रयोग हमें सवालों में करना है। तो आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिए और इसको आप अपने किसी भी रजिस्टर में आप लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली प्रमेय की तरफ। अब हमने दो प्रमेय समझ ली, उनकी उपयोगिता भी हमने समझ ली कि किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी हैं, किस प्रकार से हम इन दो प्रमेय का इस्तेमाल करके कोणों को निकालते हैं। ये दो प्रमेय हैं, बिल्कुल सरल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ना ही कुछ स्पेशल जो है रटना है इसमें। इसके बाद तीसरी जो प्रमेय है, प्रमेय कौन सी, तीसरी। तो पहली और दूसरी का संबंध था। तीसरी और चौथी जो प्रमेय होगी वो भी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उनको भी हम देख लेते हैं। अब क्या है तीसरी प्रमेय, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, कई जगह पे आपको तिर्यक रेखा ये लिखा मिल जाएगा, कई जगह तिर्यक छेदी रेखा मिल जाएगा। दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो अलग अलग बिंदु पर ही करेगी। दो समांतर रेखाएं हैं तो हम अलग अलग बिंदु भी लिख सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का योग, तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर संगत कोण कौन से होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हर एक प्रमेय में आपको एक ऐसा शब्द मिल जा रहा है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि सर ये होता क्या है। इसके बारे में हमने कल, इसीलिए हमने अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी कोण, रेखाएं और कोण, उसमें हमने सभी की परिभाषा आपको बता दी थी, जिससे बार बार आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। संगत कोण कौन से होते हैं, सर तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होती है। तो यदि तिर्यक छेदी रेखा नहीं जानते आप कल के वीडियो को खोलिए, उसमें आप सभी परिभाषाओं को नोट कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, जिससे आगे जब भी हम इन कोणों का नाम लेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बड़े ही मज़े से आप उसका लाभ लीजिए, एकदम एंजॉय करिए। गणित को ज़्यादा टफ मत समझिए, आप उसको रटिए मत, आप समझेंगे गणित एकदम चुटकी में आपका लगता चला जाएगा। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, संगत कोण कल हमने बताया था, आप कल की वीडियो में देख सकते हो और मैं यहाँ भी आपको कुछ बताऊंगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम है तिर्यक छेदी रेखा और संगत कोण। अब बात आती है समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। सर समांतर रेखाओं के बारे में नहीं जानते, समांतर रेखाएं भी हमने कल आपको बताई थी, तो हम सबके बारे में एक बार फिर से बताते हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसी दो रेखाएं, जैसे हमने यहाँ पर दो रेखाएं खींच दी एल और एम, क्या ये समांतर रेखाएं हैं, नहीं, ये समांतर रेखाएं नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये तो अलग अलग हैं, फिर क्यों नहीं है समांतर रेखाएं, इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों आगे जाकर एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को आगे जाकर काट देंगी, इसीलिए ये समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें यदि अनंत तक आगे एक साइड, पीछे साइड, किसी साइड आप दाएं या बाएं साइड अनंत तक खींचते जाइए, इनके बीच की दूरी जो रहेगी वो हमेशा समान रहेगी, यानी वह
कहीं पर भी आप ले जाइए वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं त्रियकछेदी रेखा। दो समांतर भुजाएं हो गई एल और एम, इसे इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, गणित की भाषा में एल और एम समांतर है तो हम इस तरीके से समांतर की दो लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको लिखते हैं। अब एक त्रियकछेदी रेखा की बात करें तो हमने मान लिया कि एक पी एक त्रियकछेदी रेखा है। पी क्या है? त्रियकछेदी रेखा, त्रियकछेदी रेखा। ठीक है, अब हमें बात प्रमेय क्या कह रही है कि यदि एक त्रियकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों पर, अब सर संगत कोण चलिए समझते हैं। ठीक है, अब जब प्रतिच्छेद करेगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली वाला जो हिस्सा है ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है, दोनों समांतर हैं। तो पहली वाली जो एल है इसको जब पी काटेगी तो आप यदि आप इतना हिस्सा इसका बंद कर लें तो यहाँ पर आपको एकदम से याद आ जाएगा कि सर ये तो पहले और दूसरी वाले नंबर की प्रमेय आ गई है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यही पढ़ी ना अभी 2 मिनट पहले, यही प्रमेय हमने पढ़ी है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही पढ़ी आपने। आप देख रहे हैं कि तीसरी हम प्रमेय पढ़ रहे हैं लेकिन उन तीनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। चलिए अब इसमें जो कोण बनेंगे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 कोण बनेंगे। यहाँ पर हम उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। ठीक है, इस तरीके से 4 कोण। नीचे भी यदि आप ऊपर का बंद कर लें तो नीचे भी वही 4 कोण बनेंगे। तो यहाँ हम आगे नाम दे देते हैं 5 6 7 और 8। ये हमने इसको नाम दे दिए हैं। यानी कि अब हमारे पास 8 कोण हैं। कितने कोण हो गए? पूरे 8। दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियकछेदी रेखा काटेगी तो 8 कोण आपके सामने बनेंगे। अब बात आती है संगत कोणों की। जिनमें से संगत कोण कौन से हैं? जो कि बराबर होते हैं। संगत कोण जो त्रियकछेदी रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं, जो एक ही रेखाओं की एक तरफ बने। जैसे इसमें देखेंगे संगत कोण, कोण 1 देख रहे हैं आप, कोण 1 देखेंगे कि इस तरीके से बिल्कुल इसी रेखा पर देखेंगे कि ऐसे ही स्थिति में कौन सा और कोण बना हुआ है? संगत माने जिसकी संगत एक सी है। ये कंडीशन एक सी है इसकी, एक ही रेखा के यानी समांतर रेखा के ऊपर बना हुआ है। तो समांतर रेखा के ऊपर नीचे आप देखेंगे तो 5 कैसा होगा? यदि 3 लाइन होती तो तीसरा भी कोण संगत कोण इसके बराबर ही होता। जैसे कोण 1 है तो इसके बराबर कोण 5 हो गया। ये कौन से कोण हो गए हैं? संगत कोण। कौन से कोण हो गए हैं? संगत कोण। अब आप पूछेंगे सर क्या एक ही संगत कोण है, इसमें और नहीं है? बिल्कुल, जैसे ये 4 कोण हैं इसी कंडीशन में ये 4 कोण इन्हीं चारों कोणों के संगत कोण हैं। ठीक है, तो 1 की जगह 5 हो जाएगा बराबर में। ऐसे ही 2 की जगह देखेंगे आप तो 6। कोण 2 जो है कोण कितने के? 6 के बराबर। ये संगत कोण है। आप इस तरफ देखेंगे दोनों की संगत एक सी है यानी समांतर रेखा के ऊपर दोनों बने हुए हैं और त्रियकछेदी रेखा के एक साइड ही दोनों कोण बने हुए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कोण 4, कोण 4 को देखेंगे आप इस तरीके से, और कोण 8 दोनों बराबर हैं। तो कोण 4 और कोण 8 बराबर हैं और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर। ये सभी कोण हमेशा बराबर रहेंगे। ये कोण कौन से हो जाएंगे? संगत कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और आपने देखा कि हम तीसरी प्रमेय पढ़ रहे हैं लेकिन तीसरी प्रमेय में अगली जो पहली जो 2 प्रमेय पढ़ी हैं उन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 4 कौन से कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। जैसा कि आप पिछली दूसरे नंबर की प्रमेय पढ़ा है आपने, तो देख रहे हैं आपकी एक तीसरी प्रमेय आते आते हम तीनों का उपयोग यहाँ तक हो गया है। संगत कोणों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? इस पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में कैसे देखने को मिलेंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रमेय तो सर आपने लिखा दी है, इससे प्रश्न आते भी हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। 2 समांतर रेखाएं हैं, एक त्रियकछेदी रेखा है। ये इसको इस तरीके से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा यदि ये 45 डिग्री है तो बताइए इसका मान क्या होगा। इस तरीके से यदि आपको प्रमेय नहीं आती है तब आप देखेंगे सवाल आपको लगे बनेगा ही नहीं, पता नहीं किस तरीके से हल करना है। ये इधर का कोण दे दिया, इधर का पूछ रहे हैं,
पता नहीं है कहाँ से निकालेंगे कैसे, लेकिन यदि आपको प्रमेय याद है, आपको दिमाग में फटाक से आएगी एल और एम समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तब आपने फटाक से दिमाग लगा लिया कि ये जो 45 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, बाई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कोण बाई जो है इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण हैं, संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। इस तरीके से आपको प्रश्न परीक्षाओं में करना है। ये संगत कोण माना कि यहाँ का कोण आपको दे दिया जाए कि ये 70 डिग्री है, तो बताइए ये जेड कितना होगा। तब आपको यदि ये प्रमेय याद है तो आप फटाक से इसको लगा सकते हैं कि ये कोण यहाँ है, इसकी संगति एक सी है, तो इसकी संगति कौन सा आएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 70 डिग्री। कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, सीधा यदि प्रमेय याद है तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि प्रमेय की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है। हमने कहा कि तीसरी और चौथी प्रमेय दोनों ही तिर्यक छेदी रेखा से संबंधित हैं। तब हम इसमें इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं और चौथा जो है उस प्रमेय को हम इसी में कर देते हैं। चौथा प्रमेय क्या है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, एकांतर अंतःकोण का योग ही बराबर होगा। तो एकांतर, तो कौन से कोण, एकांतर। अब हमने संगत कोण हटाकर क्या लिख दिया, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। अभी सर आप कह रहे थे संगत कोणों का, बिल्कुल सही है, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। अब एकांतर कोण अब ये क्या होते हैं, इसके लिए अभी आप कल की वीडियो देखिए, उसमें पूरा एक एक, इसीलिए मैंने कल बता दिया था, क्योंकि जब हम कोण लगाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए संगत कोण, जितने भी शब्द इसमें आएंगे वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर होते क्या है। ठीक है, तो अब एकांतर कोण कौन से होते हैं, देखिए आप, दो रेखाएं, समांतर रेखाएं एल और कौन सी है, एम। ठीक है, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काटती है, बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछला तीसरी प्रमेय पढ़ी थी। अब ये कौन सी प्रमेय है, चौथे नंबर की। ठीक है, प्रमेय वही है तिर्यक छेदी रेखा वाली, उसमें दो बताया था मैंने कि एक तो रहेगा संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा हो गया उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं, अभी संगत कोण तो हमने समझ लिया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो गया। ठीक है, ये वाला कोण संगत कोण हो गया, समझ लिया था तीसरी प्रमेय। अब चौथी जो प्रमेय है उसमें हमें समझना है कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तब हम देखेंगे कि एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड की आकृति में इस प्रकार से बने होते हैं। जहां भी ऐसी जेड की आकृति आएगी तो ये जो कोण रहेंगे कोण के, इन कोणों को ही एकांतर कोण कहा जाता है और ये हमेशा बराबर होते हैं। यदि ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। तो यदि ये 40 डिग्री हम बोल दें तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। समझ गए आप, ये 40 है तो ये 40 है। जेड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, जेड बन गया है। ठीक, इसी प्रकार बिल्कुल उल्टे तरफ से देखिए आप, तो इस तरफ से भी एक जेड की आकृति बन रही है, ऐसे बन रही है। तो यदि ये 140 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 140 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक छेदी रेखा उसे काट रही है तो जेड की आकृति यानी इस तरफ और इस तरफ का जो कोण होगा, ये वाला कोण ऐसे जेड बनेगा, इस तरफ का ऊपर का कोण और नीचे इस तरफ का कोण। ठीक है, यानी इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें, तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। इन्हीं को एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर यानी एक दूसरे के थोड़ा सा विपरीत। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ऊपर कोने पे तो दूसरा नीचे कोने पे। ठीक है, एकांतर। ठीक है, समझ गए आप, इसमें हमेशा जेड की आकृति बनेगी, इस प्रकार से इसमें कोण रहेंगे, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रमेय को आप लिख लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। दो प्रमेय मैंने कहा था कि दो प्रमेय जो हैं तिर्यक छेदी रेखा पर ही आधारित हैं। तो अभी हमने कितने प्रमेय हो गई हैं आज, 4 प्रमेय। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है और कोण लगाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बेसिक हैं और आपको आना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी कोण नहीं लगा पाएंगे। और यदि आप ये सब चीज़ें समझ गए एक बार
तो आप किसी भी प्रकार कोई कैसा भी आपसे कोण निकालने को बोल दे, आप उसको चुटकी में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको सारी जानकारी होगी, सारे कोण की जानकारी होगी और उनसे संबंधित जो बेसिक परिमेय है उसको आप जानते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, आप बड़े मजे से बिंदास होकर एकदम इसके जो है कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई रटने का काम नहीं है, सिर्फ याद करना है, समझना है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब है परिमेय 5। पांचवी परिमेय कौन सी है आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कौन सी है? आप सभी ने शुरू से ही पढ़ रखा है, बिल्कुल आसान परिमेय है और आपको लेकिन कोण निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 80 डिग्री होता है। सर ये तो सभी को मालूम है। हाँ बिल्कुल मालूम है, लेकिन इस पर आधारित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीन कोण जो होते हैं, त्रिभुज के जो तीन कोण हैं, त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए कि इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब एक बार समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से इसको लगा पाएंगे। त्रिभुज के तीनों, अब इसमें से किस प्रकार के सवाल आएंगे? इसमें बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे, यदि आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, त्रिभुज में आपको दो कोण दे दिए जाएंगे कि एक 44 डिग्री है, एक 46 डिग्री है, तो बताइए अगला कौन सा होगा? ये x जो है वो कितना होगा? तो हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 50 और 90, इधर से बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, इस तरीके से आप तीसरा जो कोण रहेगा उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भी त्रिभुज आए उसमें आप दो कोण दिए रहेंगे, तीसरा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी परिमेय हो गई हमारी, बेसिक सी है, पढ़ा ही है आपने, लेकिन एक बार उसको देखिए कि उसकी उपयोगिता किस प्रकार से रहेगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका उपयोग कैसा होगा? दो कोण आपको दिए जाएंगे, तीसरा आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अगली अंतिम जो आज के लिए हम परिमेय लिखाएंगे, आज जो हम छठवीं परिमेय लिखाएंगे वह भी त्रिभुज से ही संबंधित है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोण निकालने के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम अपनी आखिरी परिमेय पढ़ेंगे आज की क्लास की, वो रहेगी, वो भी त्रिभुज पर ही आधारित है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा क्या किया जाए उसको? एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहस कोण, तो इस प्रकार बना बहस कोण, तो इस प्रकार बना बहस कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दोनों अंतःकोणों के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब देखिए अंतः कोण कौन से हैं? अंतः अभिमुख यानी विपरीत वाले। अंतः कोण कौन से? विपरीत वाले, त्रिभुज में विपरीत वाले, यानी जिस भुजा को बढ़ाया है उसके विपरीत वाले जो कोण है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, यदि हमने सी को बढ़ा दिया, ठीक है, सी को आगे बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर वाला कोण हो जाएगा ये हो जाएगा बहस कोण, यानी x मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये बहस कोण हो जाएगा। ये कोण हम मान लेते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं तो उस पर बना हुआ जो बहस कोण होता है, यानी जो x होगा, वो अंतर के अंतः दो कोण यानी विपरीत वाले ये जो कोण है अंतः कोण, इसके विपरीत अभिमुख जो कोण है उन कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी। इस प्रकार से ये परिमेय बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर आधारित सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछ लिए जाते हैं?
इस प्रकार से आपको दिया रहेगा ए बी सी डी, ठीक है। एक कोण आपको दे दिया जाएगा 30, एक दे दिया जाएगा आपको 70, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। इस तरीके से आपसे एक्स का मान पूछा जाएगा। आपको प्रमेय याद है, आप फटाक से इसको लगा सकते हैं कि ये बहिष्ठ कोण है और इसके अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं अंतः अभिमुख कोण, यहाँ आप लिख सकते हैं अंतः अभिमुख, अभिमुख, ठीक है। अभिमुख मतलब हो गया इसके विपरीत वाले। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो यानी x बराबर 30 प्लस कितना हो जाएगा, अंतःअभिमुख कोण 30 प्लस 70, तो x बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। तो जो बहिष्ठ का मान हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। ये आज जो हमने 6 प्रमेय पढ़ी हैं, कितनी प्रमेय पढ़ी हैं, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोण निकालने के लिए, ठीक है। कोण निकालने के लिए ये सभी प्रमेय आना बहुत ज़रूरी है। आप इन सभी प्रमेयों को लिख लीजिए, अच्छे से नोट करके इन्हें याद कर लीजिए। इन पर संबंधित हर प्रमेय पर मैंने एक उदाहरण आपको समझा दिया है, किस तरीके से इसका परीक्षा में से पूछा जाता है, किस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लीजिए। कल का जो वीडियो यदि नहीं देखा हो तो कल का वीडियो आप देखिए, उसमें सभी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं, एकांतर कोण, संगत कोण से लेकर शीर्षाभिमुख कोण, आसन भुजाएं, आसन कोण, विकर्ण भुजा, रेखाखंड, सभी के बारे में मैंने कल की वीडियो, जो पहली वीडियो हमारी थी उसमें हमने बेसिक बिल्कुल शुरू से किया है, स्टार्ट किया है। तो इसलिए आप कल का वीडियो जरूर देखिए उसको, और उसका एक नोटबुक बनाइएगा, सभी परिभाषाओं को लिखिए, आज की 6 प्रमेय को आप लिखिए, इनका एक एक उदाहरण जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं समझ के लिए अपनी। इस पर आधारित हम अगली क्लास जो है कल आप सभी के सामने लेकर आएंगे, जिसमें से आगे के बारे में समझाएंगे, कोणों के प्रकार के बारे में, ठीक है। कोणों के प्रकार के बारे में हम आपको समझाएंगे उसमें, और फिर हम कल ही कुछ, कल या कल के बाद अगली वीडियो में हम आपको इस पर आधारित एक अभ्यास लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको कोण पर आधारित हमारी ये दूसरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट आपको अच्छा लगे जो आपके काम में आने वाला है, और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त का भी ये भला कर सकता है, तो आप उसको जरूर शेयर करिएगा, और ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और हमारे अगली क्लास के लिए आप कल देखिएगा, इसके आगे की जो हम क्लास लाएंगे उसको, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए, कौन की ही क्लास होगी, और जल्दी हम 3 या 4 क्लास में इसका जो है ख़त्म कर देंगे, कौन वाले जो चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो आप इसका अभ्यास करिए, कल तक उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माता दी।